हेलो। आप सभी को नमस्कार। इस मरुधरा मंथन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारे बीच में त्रिलोक सर भी उपस्थित है, सर का भी बहुत बहुत स्वागत है। और रवि सर कुछ ही देर में हमारे बीच में ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे, क्योंकि कुछ कारणों से वो हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए फिजिकली, तो उसके माध्यम से जुड़ेंगे। जो विषय हम सबके बीच में है, उस विषय से ऐसे देखा जाए तो मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मैं एक विद्यार्थी जरूर हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय का, मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। पर क्या होता है ना कि कभी कभी आपको ऐसा टास्क मिल जाता है कि उसमें फिर आपको सोचना नहीं है कि आपका विषय है या आपका क्षेत्र का है कि नहीं है, आपको पूरा करना होता है। तो पहले तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी इसलिए चाहूँगा क्योंकि मेरा विषय नहीं है, तो अगर कुछ त्रुटि हो मेरे से तो उसको आप स्वयं संभाल लेना। एक आपके साथ का छात्र हूँ, आपके साथ का विद्यार्थी हूँ, तो अपना भाई मान करके उसको एडजस्ट कर लेना। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी का विद्यार्थी हूँ, संस्कृत से पीएचडी कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे घर वाले भी यही चाहते थे कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन इसलिए लूँ क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ। पर यूपीएससी की कोचिंग की पाठशाला में तो मैं पढ़ नहीं पाया, पर दिल्ली विश्वविद्यालय और विद्यार्थी परिषद की पाठशाला से निकल करके आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। तो सत्र की शुरुआत करते हैं। सर का स्वागत है। थैंक यू सर, आपका स्वागत है इस सत्र में। एक तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं, तो एक हम सब के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हैं और यहीं से निकल करके आपने एक सफलता को प्राप्त किया है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय परिवार का ही हिस्सा है आप हमारे बीच के। तो आपसे ही शुरुआत करते हैं प्रश्न की, क्योंकि बाकी तो ऑनलाइन जुड़ेंगे तब उनसे बातचीत कर लेंगे। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बार अपने परिचय के माध्यम से बताइए कि दिल्ली विश्वविद्यालय का सफ़र आपका कैसा रहा और कैसे यहाँ तक आना हुआ, और यहाँ आकर के क्या सच में आपको यूपीएससी का मन पहले से बना था या फिर यहाँ का इन्वायरमेंट आपको यूपीएससी की तरफ ले गया? सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपने इतनी देर तक इंतज़ार किया। मरुधरा संस्थान का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आरएलए का खासकर, जिन्होंने ये मंथन को ऑर्गेनाइज़ किया है। और अपनी डीयू की जर्नी की बात करूँ तो 2018 में 12वीं पास हुई। उसके बाद प्लान था फौज में जाने का, पिताजी आर्मी में थे। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का एग्ज़ाम होता है, आप सभी को पता है, अप्रैल में और सितंबर में, तो वो दिया था, पर उसमें मेडिकल आउट हो गए। तो उसके बाद ये प्लान था कि नॉर्मल अपने जेएनयू से ही कर लेंगे, क्योंकि बस गाँव वाला ही कहे कि बीएससी करने दिल्ली की हो, ठीक है। तो पर क्योंकि फ़ीस कम थी, 7-8 हज़ार फीस होती है साल की किरोड़ीमल की, और मेरा ये प्रश्न था उस टाइम, सिविल सेवा की तरफ कोई रुझान नहीं था, फौज की तरफ ही था ज़्यादा। मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, एल्डर सिस्टर से, कि एडो क्यों एग्जाम में जो मेडिकल नहीं होना चाहिए स्ट्रिक्ट, और थोड़ी ठीक हो जॉब भी ग्रुप पे वाली होनी चाहिए। तो जीजी ने बोला कि आरएस और यूपीएससी दो ही हैं ढंग के पेपर। मैंने बोला ठीक है, तो यही देते हैं। तो उस एम से ही आए थे दिल्ली की, लास्ट ईयर में कोचिंग ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं था कि यहाँ आके कुछ माहौल बना, पर जब यहाँ पे आया था मैं मैथ्स ऑनर्स में किरोड़ीमल कॉलेज में, आर्ट्स फैकल्टी में उस टाइम एडमिशन होते थे आर्मी कोटा के, और उससे फिर एडमिशन हो गया। और शुरू के 8-10 महीने तो बच्चों का इतना इंक्लिनेशन नहीं होता है जनरली, यही था कि दिल्ली घूमेंगे और ये सब, पढ़ाई वढ़ाई लास्ट ईयर में देखेंगे। पर बीच में कोविड आ गया था, तो ज़्यादा समय नहीं बिता पाए, पर वापस जनवरी में कॉलेज खुला था, फेस्ट वगैरह। गुड आफ्टरनून सर। हमारे सीनियर और जो हमसे पहले भी और अभी तक की इंस्पिरेशन है एस्पिरेंट्स के लिए। सर हमारे बीच, एक मिनट मैं आपको थोड़ा रोकना नहीं चाहूंगा। बिल्कुल सर के लिए सर हमारे बीच में अभी जुड़ गए, तो मैं चाहूँगा कि सर का टाइम पहले ले लेते हैं अपन, और क्योंकि उनको और भी कामों में लगना है, तो सर से पहले बातचीत करके फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। सर नमस्ते, आपका स्वागत है इस मरुधरा मंथन कार्यक्रम के वर्चुअल मंच पर। दिल्ली विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से और मरुधरा की टीम की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। त्रिलोक सर हमारे बीच में ही फिजिकली उपस्थित है और आपको हम ऑनलाइन सुनेंगे। सर मैं आपसे एक पहला ही प्रश्न, आप हिंदी माध्यम से सेलेक्ट हुए हैं और यहाँ भी राजस्थान से जो अधिकतर विद्यार्थी आते हैं वो हिंदी माध्यम से आते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आरबीएससी है। तो आरबीएससी में अधिकतर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी ही वहाँ से निकल करके यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हिंदी माध्यम को लेकर के एक हमेशा डर विद्यार्थियों के मन में रहता है कि
अपन तो हिंदी माध्यम से है, वहाँ अपन कैसे पास करेंगे, यूपीएससी में तो हिंदी माध्यम वालों का सिलेक्शन बहुत कम होता है, ये रेशियो बहुत कम है। तो रवि सिहाग हिंदी माध्यम से तैयारी कर करके वहाँ से आईएएस को टॉप करने की यात्रा क्या सच में वैसी डरावनी है जैसी विद्यार्थियों के बीच में है, या फिर बहुत आसान तरीके से ये सब कुछ हो सकता है? सबसे पहले मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा इस मंच के लिए कि मुझे आपने अवसर दिया इस मंच पर बोलने के लिए, बहुत सारे विद्यार्थियों को अ, आगे की राह दिखाने के लिए। और त्रिलोक भाई को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो मुझे पहले अवसर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ कारणों से पहला तो यहाँ पे आना मुश्किल हो गया, क्योंकि अभी अभी नई पोस्टिंग मिली है और यहाँ पर सैटरडे वर्किंग रहता है। तो कुछ मीटिंग्स अलाइन थी, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे थोड़ा पहले अवसर दे दिया जाए। तो अभी शुरुआत करेंगे। जो आपने प्रश्न पूछा हिंदी माध्यम से कैसे आपने तैयारी की, देखिए माध्यम का जो समस्या है वो एक बड़ा जटिल और विवादित विषय है। बहुत सारी बातचीत इस पे चलती है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होते हैं, हिंदी मीडियम में समस्याएं हैं। तो देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करते हैं तो यूपीएससी की तैयारी अपने आप में बहुत बड़ी जटिल समस्या समस्या यूपीएससी की बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत आपको पसीना बहाना पड़ता है, बहुत आपको देर रात तक पढ़ाई करनी पड़ती है, पूरे पूरे दिन पढ़ाई करनी पड़ती है। एक जुझारू और धैर्य के साथ में आपको लगातार परिश्रम करना पड़ता है, तब आप यूपीएससी जैसे जो एग्जाम है उसको निकाल पाते हैं। और रहा भाषा का मुद्दा, मैं हमेशा जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको यही सलाह देता हूँ कि यदि आपकी हिंदी पर बहुत अच्छी कमांड है, कमांड से तात्पर्य है कि आप हिंदी को बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, और जो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो कि कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है, अर्थात किसी विशेष संदर्भ में का प्रयोग करना है, शब्द वो प्रयोग कर देते हैं, फिर आप बहुत सुंदर, बहुत प्रभावित करने वाला बन जाता है। तो सबसे पहली जो शर्त है कि आपकी भाषा पर अगर कमांड अच्छी होगी तो आप यूपीएससी की तैयारी हिंदी माध्यम से कर सकते हैं और एक अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। दूसरा है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो आपको अंग्रेजी नहीं आनी चाहिए। अंग्रेजी आवश्यक है और कुछ स्तर पर वांछनीय भी है। जैसे बहुत प्रकार के मटेरियल हैं जो अंग्रेजी में उपलब्ध होते हैं, आपको उनको पढ़ना आना चाहिए और आपके पास वो शब्दावली हो कि आप उसका रियल टाइम में, कई बार एग्जाम लिखते समय पेपर के अंदर आपको, आपने इंग्लिश में पढ़ी होती है चीजें, आप उसको रियल टाइम में यदि अनुवाद कर सकते हैं अपने मस्तिष्क में, तो ये एक स्किल आपको चाहिए होती है। तो आप इंग्लिश के प्रति पूर्वाग्रह ना रखते हुए इंग्लिश को भी सीखिए। मतलब आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, और इंग्लिश के शब्दों का अनुवाद आपको ठीक ठाक यदि आता है तो आप हिंदी माध्यम से बेझिझक बिना डर के तैयारी कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। एक इसके साथ भी एक छोटा सा प्रश्न है, इसी प्रश्न का वही भाग है कि जैसे हिंदी माध्यम की बात करते हैं तो अधिकतर क्या होता है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश का हिस्सा होते हैं। अधिकतर जो हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले हैं वो किसी न किसी गांव से बिलोंग करते हैं और दिल्ली आकर के या फिर जयपुर या फिर किसी अन्य जगह पे कोचिंग करते हैं। तो वहाँ एक विद्यार्थियों के मन में ऐसा रहता है कि एक प्रेशर क्रिएट होता है कि हम ग्रामीण परिवेश से आए हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है। और आपके अगर देखें, आपके माध्यम से भी हम लोग देखें तो आपके साथ भी ऐसा ही कुछ था। तो क्या ये माहौल भी थोड़ा डिस्टर्ब करता है क्या? हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हम गांव के विद्यार्थी है, इतना बड़ा यूपीएससी का पेपर आता है, कहाँ हमारा नंबर लगेगा? देखिए, ये बात बिल्कुल शत प्रतिशत सही है कि एज ए ग्रामीण परिवेश के बच्चे के लिए उतना एक्सपोजर नहीं होता, उसने जीवन में इतनी चीजें नहीं देखी होती है, तो उसकी पर्सनैलिटी के सारे आयाम पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी किसी भी मामले में पीछे रहते हैं। जब आप सिलेक्शन करके आते हैं तब आपको पता चलता है कि आपका ग्रामीण जो परिवेश है, आपकी जो पृष्ठभूमि है, वो आपकी सर्विस में कितनी सहायक सिद्ध होती है। आप गांव में जाते हैं, आप उनसे संवाद करते हैं तो आप लोगों के अपने बन जाते हैं, जो कि एक सिविल सेवा की आवश्यक शर्त है। नाम में क्या है? सिविल सेवा है। और अगर भारत की अगर 70% आबादी ग्रामीण है तो आप 70% आबादी से बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे।
दूसरा, इसका दूसरा पहलू भी है, ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी होते हैं, उनके पास रोल मॉडल नहीं होते, तो बहुत सीमित रोल मॉडल को ही वो समझ पाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है शहरी पृष्ठभूमि का, आईआईटीएन पास आउट है, आईआईएम किया हुआ है, तो उसने बहुत लोगों से बहुत सारे एस्पेक्ट, बहुत सारी विषयों पर चर्चा की होगी, बहुत सारे संदर्भों, बहुत सारे ज्ञान के स्रोतों को उसने आपस में चर्चा करके उनको ग्रहण किया होगा। तो ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति के पास ऐसा एक कलीग, ऐसा एक पीयर ग्रुप नहीं होता है। लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप मेहनत कर सकते हैं, रोज 8-10 घंटे पढ़ सकते हैं और एक सही रणनीति के माध्यम से पढ़ सकते हैं, तो बाकी सभी चीजें नगण्य हो जाती है, बाकी सभी चीजें आपको प्रभावित नहीं करती हैं। तो मेहनत है वो, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है। तो सिर्फ मेहनत अच्छी और एक अच्छी रणनीति, आपको अच्छे मार्गदर्शक मिल जाए, तो उससे आप किसी भी पृष्ठभूमि से हो, आप इस एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल, आपके और त्रिलोक जी जैसे मार्गदर्शक जब इस समाज को मिलेंगे, इस युवा पीढ़ी को मिलेंगे, तो निश्चित रूप से ना हिंदी माध्यम बाधा बनेगा, न ग्रामीण परिवेश बाधा बनेगा। वो एक उम्मीद बनेगा, वो एक पहचान बनेगा, वो एक सब विद्यार्थियों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगा। एक सवाल और भी आपको लेकर के मेरे मन में आया। आप भी दिल्ली में आकर के आपने यूपीएससी के लिए पढ़ाई करी। अधिकतर जो विद्यार्थी है वो ओआरएन और मुखर्जी नगर इन इलाकों में रहते हैं और वहाँ पे कोचिंग्स की व्यवस्था होती है, वहीं पे पढ़ाई करते हैं। तो क्या सच में ऐसा है कि यूपीएससी का जो रास्ता है वो ओआरएन और मुखर्जी नगर से ही निकलता है क्या? ऐसा कोई रहस्य है क्या इसमें कुछ? देखिए, इसमें बहुत एक रुचिकर बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने दिल्ली आया था तो मेरा मेन उद्देश्य जो दिल्ली आने का था वो हिंदी साहित्य की कोचिंग करना था। जीएस में खुद से सेल्फ कर रहा था। तो जब मैं हिंदी साहित्य की कोचिंग करने आया तो वहां पर जो क्लासरूम का फॉर्मेट था उसमें वीडियो क्लासेस ही दिखाई जाती थी हमें। तो जैसे मैंने दृष्टि में विकास सर से करी, तो विकास सर की वीडियो क्लासेस उसमें दिखती थी। विकास सर खुद शायद पूरे बैच में 3 बार आए होंगे। तो आप ये समझिए कि जब मैंने वीडियो क्लास ही वहां पे करी थी और उसको लेकर के यदि मैं हिंदी साहित्य विषय में अच्छे अंक यदि ला पाया हूं, तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि आपको कोचिंग क्लासेस के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पे रहकर, यदि आपका बेसिक बहुत कमजोर है तो आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। ऑनलाइन आजकल तो यूट्यूब पे इतने मटेरियल हैं, तो लोग भाई बेहतर तरीके से बता पाएंगे, मेरे से थोड़ा बाद में भी सिलेक्ट हुए हैं और थोड़े और अधिक रीसेंट ट्रेंड का उनको नॉलेज होगा कि कोई भी टॉपिक है, आप बस उसको गूगल पे डालिए, चैट जीपीटी पे डालिए, आप यूट्यूब पे डालिए, आपको दुनिया भर के वीडियोस मिल जाएंगे। आपको करना सब वीडियोस नहीं देखने हैं, एक अच्छा जिसपे अच्छे व्यूज हों और जिसपे आपको लगता है कि ये थोड़ा ट्रस्टेबल सोर्स है, आजकल सबको पता होता है कौन से सोर्सेज अच्छे हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद में खुद से मेहनत करके उसमें जो नई चीजें जोड़नी है, जो करंट अफेयर जोड़ने हैं, वो खुद से आप जोड़िए। कॉन्सेप्ट समझने के लिए कोचिंग की आवश्यकता भी नहीं है। आपको यूट्यूब से, आपको सोशल मीडिया से, आपको चैट जीपीटी से, बहुत सारे टॉपर्स का आजकल मैं देखता हूँ वो बोलते हैं कि मैं चैट जीपीटी से तैयारी करी, तो क्यों ना की जाए। मतलब इन सभी साधनों के प्रति हमें ग्राह्य होना चाहिए, इन सभी को हमें एक्सेप्ट करते हुए अपनी तैयारी को एक रणनीति के माध्यम से धार देनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो कोचिंग यदि किसी का बेस कमजोर है तो उसके लिए एक आवश्यक, वांछनीय नहीं है। आप चाहें तो कर सकते हैं यदि आपका बेसिक बिल्कुल कमजोर है, आपको आइडिया ही नहीं है। लेकिन उसमें भी दिल्ली में मुखर्जी नगर, करोल बाग या किसी विशेष जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। और आप बिना कोचिंग के भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं विभिन्न ऑनलाइन साधनों का उपयोग करते हुए। ये तो आपके मुखर्जी नगर के पढ़ाई का अनुभव हो गया, वहाँ जो आपने स्टडी किया, आपने हिंदी की कोचिंग करी वहाँ से। तो एक अनुभव ये भी होता है कि हम कहाँ रह रहे हैं, हमारे आसपास के लोग क्या है, हमारा परिवेश कैसा है, वातावरण कैसा है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपका यहाँ दिल्ली में रहने का, यहाँ पे पढ़ाई के मकसद से रहने का आपका क्या अनुभव रहा था, एक एज ए स्टूडेंट्स के रूप में अपने साथियों के बीच रहने का? वहाँ का क्या वातावरण था? क्योंकि अधिकतर इसलिए भी आते हैं, क्योंकि ऐसा सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे
क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोगों के मन में स्ट्रेस आ जाता है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, अटेम्प्ट दिया है तो उसको सही से क्लियर नहीं कर पा रहे। तो सच में मतलब जो आसपास का वातावरण होता है वो इफेक्टिव होता है क्या इस मामले में? देखिए, इसमें 2-3 बातें बस मैं ऐड करूंगा। पहली बात यह है कि ऐसे माहौल में रहना आपके लिए दो धारी तलवार है। यदि आप ऐसे लोगों के बीच में पड़ गए जो आपको हतोत्साहित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा। और वहीं आपको ऐसे लोग मिल गए जो आपका सपोर्ट करने वाले हैं, अच्छे मित्र आपको मिल गए, तो वो आपकी तैयारी में बहुत सहायक भी हो सकते हैं। मुझे याद है, मैं जब आया था तो मेरा कोई दोस्त नहीं था दिल्ली में, तो मैंने अकेले रहने का फैसला किया। मैं अकेले रहता था और चुपचाप अपनी कोचिंग जाता था, लाइब्रेरी में पढ़ता था, और लाइब्रेरी में भी बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता था। तो एक लाइब्रेरी में या वहां पे कोचिंग में भी ये माहौल बन गया कि ये लड़का पढ़ने वाला है और ये अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस करता है। तो वो जैसा बोलते हैं ना कि आप वही हो जो आपको लगता है कि लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे भी लगता था कि लोगों को लगता है कि ये पढ़ने वाला लड़का है, तो बहुत ज्यादा लोगों से संपर्क नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मेरा कोई रोल था। उसके बाद में कुछ मित्र बने जो मेरे एग्जाम से पहले बने, मेरी फैमिली, मेरे कुछ जिन्होंने मार्गदर्शन दिया, उन लोगों का सबसे ज्यादा रोल है। उस माहौल का सबसे ज्यादा रोल है जिसमें मुझे अच्छा खाना खिलाने वाला मिल गया, जो मेरे को अच्छा खाना खिला देता था। उसके अलावा कुछ ऐसे दोस्त मिले, मैं बीमार पड़ता था तो उनके यहाँ पे चला जाता था, तो वो केयर भी करते थे, घर का खाना खिला देते थे। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारा परिवेश आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में सहायक सिद्ध होता है। तो आपका जो योगदान है वो बहुत लेश मात्र होता है। आपने पढ़ाई करी, सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है? आपके पेरेंट्स आपको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि भाई पढ़ाई करके आप पागल मत हो जाना, तुम पढ़ लो जितना पढ़ा जाता है, टेंशन नहीं लेनी है, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है कि तुम एक अफसर बनो। आपके दोस्त ऐसा बोलते हैं कि भाई तेरे पे हमें विश्वास है, नहीं बनेगा हम कुछ और कर लेंगे। आपके जो सहयोगी हैं, आप जाते हो, आपका घर में कोई पानी देने आ रहा है, कोई दूध वाला है, वो आपसे कैसे लोग मिलते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपके सिलेक्शन में आपका रोल लेश मात्र होता है। आपका सपोर्ट सिस्टम, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, वो सारे बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे लोगों का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगर आपको अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें। मतलब नकारात्मक व्यक्तियों को दोस्त बनाने से बेहतर है कि आप अकेले रहें। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा योगदान होता है कि अपने आसपास का परिवेश क्या है, हम किस किन लोगों के साथ में रह रहे हैं, हमारा आसपास का माहौल क्या है। और अभी एक छोटे से सवाल की ओर बढ़ता हूँ। वैसे यूपीएससी में ऐसा कोई सवाल मुझे नहीं लगता पूछना चाहिए, पर मेरे मन में कुछ एक चर्चा से आया। अभी मैं यही कार्यक्रम में ही कुछ साथियों से बाहर चर्चा कर रहा था, तो कुछ बहनें भी थी उसमें। उन्होंने बताया रवि सर भी आ रहे हैं, रवि सर ऑनलाइन जुड़ेंगे, रवि सर बहुत स्मार्ट है। तो क्या ये भी है कि स्मार्ट होना भी यूपीएससी में एक बाधा बन सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि अब इसमें शायद मैं वो बेहतर व्यक्ति नहीं हूं इस बात का जवाब देने के लिए। लेकिन आपको स्मार्ट से तात्पर्य आपका क्या है उस पर डिपेंड करता है। यदि आप सिर्फ एक शारीरिक या लुक्स पे मेरा जाते हैं तो वो मेरा अलग स्मार्टनेस है। मेरे सवाल का तात्पर्य दोनों है, स्मार्ट दिखना और स्मार्ट मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों स्मार्टनेस की बात हो रही है यहाँ। देखिए, मानसिक रूप से स्मार्टनेस है वो मेन फैक्टर है इसमें, कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो। मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई तैयारी करते समय आधा घंटा आप निकाल सकते हो, आपके पास 24 घंटे हैं, आप आधा घंटा फिजिकल एक्सरसाइज को दे सकते हो। आप 10 रुपए का समोसा खा रहे हो, उससे बढ़िया आप 10 रुपए का केला खा लो। आप 20 रुपए की कोई फालतू का फास्ट फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, उससे बढ़िया 20 रुपए का कोई जूस पी लो आप। तो ये चीजें हैं, ये आपको स्मार्टनेस हमेशा रखनी पड़ेगी। आप 10 मिनट इधर उधर फालतू की बातें कर रहे हो, उससे बढ़िया आप 10 मिनट का ध्यान कर लो। तो ये सारी चीजें मैंने करी थी। मैं ध्यान करता था और आधा से 30-40 मिनट में रोज एक्सरसाइज पे निकालता ही था। बेसिक है, वैज्ञानिक है। आप एक्सरसाइज करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करेगा, आप और अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। वही आप फोन चला रहे हैं, रील्स चला रहे हैं, तो आपका ब्रेन एग्जॉस्ट ही होगा। तो मानसिक स्मार्टनेस है वो बहुत आवश्यक है। आपका पढ़ना जरूरी है, आपकी मजदूरी, आपकी मेहनत वो जरूरी है, लेकिन
स्मार्ट तरीके से की गई मजदूरी है, वो इसमें मुख्य तत्व की भूमिका निभाती है। धन्यवाद सर आपका। अभी हम लोग अपने ऑडियंस से भी कुछ सवाल लेंगे। आप लोगों के मन में भी अगर रवि सर के लिए कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं आप, तो आप लोग अपने हिसाब से भी सवाल रख सकते हैं उनके सामने। वॉलेंटियर से निवेदन है, थोड़ा माइक बीच में लेके जाएंगे। नमस्ते सर। मैं पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद श्री विजयनगर का रहने वाला हूँ, अभी जयपुर में रह रहा हूँ। और सर मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, और मेरे को ये जानना है कि एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट मतलब जब हम तैयारी करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब डर भी लगता है, क्योंकि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैथ्स और रीजनिंग इन सब चीज़ों से भी बहुत डर लगता है। और ये भी अभी गाइडेंस नहीं है कि कौन सी कोचिंग बेस्ट इस समय चल रही है हिंदी मीडियम के लिए। और क्योंकि मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हूँ, तो मतलब ऑडियो फॉर्मेट में मेरे को कौन सी कोचिंग ज़्यादा हेल्प करेगी, या सपोर्टिव कौन सी कोचिंग होगी, तो इस चीज़ के लिए भी मेरे को आपसे गाइडेंस चाहिए कि क्या करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि 2028 में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा देने जा रहा हूँ। आपका नाम क्या है मित्र? अमन। तो बैठ जाओ ना आराम से। अमन देखो, दो तीन चीजें हैं। मैं एक छोटा सा मेरा किस्सा बता सकता हूँ। जब मैं पहला अटेम्प्ट दे रहा था तो एथिक्स का मुझे नहीं पता था कि क्या करना होता है एथिक्स में। तो मैं इधर उधर भाग रहा था, कभी उस क्लासेस की तरफ की कोई क्लासेस मेरे को करवा दे। प्री और मेंस के बीच की बात है ये। मेंस था मेरा सितंबर में और मैं अगस्त में जागा कि एथिक्स के बारे में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को। तो मैंने 7-8 दिन क्लासेस करी, एक क्रैश कोर्स टाइप का किया इग्नाइटेड माइंड से, अमित सर से। तो उन्होंने मेरे को जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत सिखा दिया। हम 10 लोगों का बैच था, हमने रिक्वेस्ट करी कि सर मेंस दे रहे हैं और कुछ भी नहीं आता है, तो उन्होंने हमें समझाया। उसके बाद में मैं टेस्ट लिखने से बचता रहा कि डर लगता था कि ये टेस्ट लिखूंगा तो पता नहीं मैं इसके साथ न्याय कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। फिर पूरा अगस्त निकल गया। सितंबर के पहले वीक में मैंने हिम्मत करके, वो एक डर होता है ना आपके अंदर की ये पता नहीं क्या होगा इसमें टेस्ट में हम लिखेंगे। सितंबर के पहले हफ्ते में मैंने पहला टेस्ट लिखा और टेस्ट में मेरे 100+ मार्क्स आए। उस दिन मुझे लगा कि हम लोग कई बार ऐसी चीजों का डर मन में रखते हैं जो असल में अस्तित्व में होती ही नहीं। इसको बोलते हैं इंसैनिटी, कि यार उसमें जाएंगे तो पता नहीं, गाड़ी में चलेंगे तो मर जाएंगे, गाड़ी में बैठ के आप चल के तो देखो, वहां जाएंगे तो ये पता नहीं वहां पे बेइज्जती, बहुत इज्जत खराब हो जाएगी, आपने ये टेस्ट लिख दिया तो नंबर नहीं आएंगे तो लोग हंसेंगे। अरे भाई उस चीज से डरना ही नहीं है। आप अपनी गंभीरता सिंसियरिटी से मेहनत करें। मैथ्स है तो मैथ्स के लिए आप प्रयास यही करें कि जो जो चीजें सी सेट में बार बार पूछ रहा है, शायद सी सेट के बारे में बताने के लिए मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं, आपको तो लोग भाई अच्छे से बता पाएंगे। मैं एसएससी का एस्पिरेंट था तो मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रोंग थी, तो मुझे सच में नहीं पता कि सी सेट के लिए क्या पढ़ना होता है। मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा था और मैं मैथ्स के प्रश्न करके आता था। और दूसरा मुद्दा यह है अमन कि कोई भी कोचिंग क्लास है, जितने भी कोचिंग के लोग हैं वो मेहनत करते हैं, उनको अपनी क्लासेस चलानी है, तो कभी नहीं ऐसा करेंगे कि आपको निम्न गुणवत्ता का मटेरियल उपलब्ध कराएं, निम्न गुणवत्ता के टीचर लाएं। वो अच्छे ही टीचर्स आपके लिए लाएंगे। तो इस बात से प्रभावित हुए बिना कि कोचिंग कौन सी है, कुछ कुछ नाम है आपके पास जो हमेशा चलते हैं, उनमें से कोई भी क्लासेस अगर आपको करनी है तो उनको कर लीजिए। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, आपका सिलेक्शन कोचिंग नहीं, आपकी सेल्फ स्टडी कराएगी। जो आप कोचिंग के बाद में जो होता है ना, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, कि रात को आप कितनी देर पढ़ते हैं, सुबह जल्दी उठ के आप कितना पढ़ते हैं, वही आपका सिलेक्शन करवाएगी। और आपका तीसरा प्रश्न है कि जो ऑडियो वाला, उसके लिए माफ कीजिए अमन, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इस चीज के लिए आपको अश्योर करता हूं कि मैं यहाँ के जो जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है उनसे टच में रह करके आपको ये जरूर बताऊंगा, इधर से थोड़ा सा इसकी जानकारी लेकर के,
कि कौन सा संस्थान है जो आपको बेहतर ऑडियो तरीके से इस बात की जानकारी दे सकता है, आप तैयारी दे सकता है। अगर त्रिलोक भाई को पता होगा तो वो मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन मेरे अभी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा मंथन करके आपको जरूर बताऊंगा। एक बार तालियां थोड़ी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि सवाल काफ़ी हो गए हैं और आपकी तालियां बिल्कुल नहीं बज रही। मुझे लग रहा है यूपीएससी में से आप में से कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और इससे एक काम ये भी होगा कि जो लोग नींद ले रहे हैं ना, उनके कान के पास बजाएंगे तो वो लोग भी थोड़ा अच्छे से सुनेंगे। और भी अगर किसी का सवाल है तो बता सकते हैं आप लोग। जी सर, इस तरह सर मेरा रवि सर से ये सवाल है, दो क्वेश्चन है एक्चुअली। सर एक तो हम ये सोचते हैं कि भाई आईएएस बनना है, तो फिर सही वही आइडल आंसर सब ख्याल में आते हैं जो बुक में पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे कि भाई इसलिए आईएएस बनना है, 2 दिन में ये करना है, साल में ये करना है, फिर मिनिस्ट्री में पहुंच के वो करना है, ग्राउंड लेवल पे ये चेंज कर देंगे वो चेंज कर देंगे। लेकिन ये पता चलता है कि ब्यूरोक्रेसी में क्या प्रेशर है, पॉलिटिकल है, क्या सिचुएशन है, कैसे हैंडल करना है। तो इन सब को आप बेहतर तरीके से समझा सकोगे, जो आपने ज्वाइन भी किया है और आप जेल भी रहे होंगे। सर इसके अलावा सर एक दूसरा क्वेश्चन कि भाई आगे दिल्ली ठीक है, सीयूटी दे दिया, अच्छी कॉलेज मिल गई, दिल्ली में आ गए, रहना लग गए, फ्लैट पीजी सब कुछ कर लिया, कोचिंग भी ज्वाइन कर ली, अब कोचिंग भी हो रही है, साथ में बर्डन भी वहाँ से बढ़ रहा है, और यहाँ पे मतलब अलग अलग मल्टीपल सोसाइटी ज्वाइन कर ली, अब किसी को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, असली पोजीशन भी अच्छी खासी पोजीशन होल्ड कर ली कॉलेज में। अब इन सब को मैनेज कैसे करें सर? आपका नाम क्या है मित्र, पहले नाम बता दीजिए अपना। सर दीपक। बहुत भारी भरकम सवाल आ रहे हैं, मतलब अच्छा लग रहा है कि कॉलेज के विद्यार्थी इतने भारी सवाल भी पूछ रहे हैं। देखिए, पहली चीज है कि किसी भी टॉपर के पास में कोई मंत्र नहीं होता है, कोई दवाई गोली कुछ भी इंजेक्शन नहीं होता है कि वो लगा करके उससे कुछ ऐसी असाधारण शक्तियां प्राप्त कर ले कि यूपीएससी क्लियर कर ले। जो चमत्कार होता है वो बोरिंग कामों को बार बार करने से होता है। बोरिंग काम क्या होते हैं? सुबह उठना या रात को लेट तक सोना। बोरिंग काम क्या होता है कि आप एक ही किताब को बार बार पढ़ रहे हो। बोरिंग काम क्या होता है कि उसी कंटेंट को बार बार रिवाइज कर रहे हो। बोरिंग काम क्या होता है कि रोज टेस्ट देने में आपको जोर आ रहा है, आप 3 घंटे में आपका हाथ दर्द कर रहा है, फिर भी आप अगले दिन टेस्ट लिख रहे हो। बोरिंग काम क्या है कि प्री की टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, आपको पता मार्क्स कम आए हैं, डीमोटिवेटेड हो, लेकिन अगले दिन फिर आपको लगाना है। तो ये बोरिंग कामों का जो रिपीटेशन है, ठीक है, वो बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस की टू सक्सेस तभी है जब कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आपने बार बार रिपीटेशन करके कॉन्फिडेंस ग्रहण किया है। ठीक है, आप रनिंग करते हैं, आप बहुत अच्छे धावक हैं, वो तभी बनेंगे ना जब आप रोज रनिंग कर रहे हैं, रोज ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो चमत्कार होता है बोरिंग कामों को बार बार करने से। आपने बुक लिस्ट बनाई है, आपने जो चीजें सोची है, आपने 1 हफ्ते का टारगेट बनाया है, उसको पूरा करिए, फिर अगले हफ्ते का पूरा करिए, ऐसे करके 52 सप्ताह 100 सप्ताह, इनको जब आप पूरा करेंगे तब आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। तो यदि आप मेरे से ये पूछेंगे कि कुछ ऐसा मंत्र बता दीजिए, तो वो मंत्र मेरे पास नहीं है, वो त्रिलोक भाई के पास अगर होगा तो वो आपको बताएंगे। दूसरा मुद्दा है, मैं एक बहुत अच्छा एक इंसिडेंट बताता हूं, जो कि सर्विस में आने के बाद आपके पास सुनाने के लिए बहुत चीजें होती है, क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी वाली सर्विस है। आपके पास रोज कुछ ना कुछ नई ऐसी चीजें होगी कि आपको इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा आपको काम करने में। हमारे एक पीएस सर थे मध्य प्रदेश में, राघवेंद्र सिंह सर। तो एक बार रात को 10:30 बजे हमारी कोई मीटिंग चल रही थी, तो वो आए, तो कुछ जूनियर्स थे, उन्होंने बोला कि सर बहुत काम रहता है आईएएस में, तो इतना काम है सर, 10-10 11-11 बजे तक काम करते हैं। तो राघवेंद्र सिंह जी ने, बहुत सीनियर अफसर थे, सर ने बोला कि तो तुम्हें किसी ने पीले चावल दिए थे क्या तैयारी करने के लिए? तो आपने सोचा है, आपका निर्णय है इस सर्विस में आने का, आपने सुना भी है पॉलिटिकल प्रेशर है, आपने सुना भी है मीडिया का प्रेशर है, आपने सुना भी है जुडिशरी का प्रेशर है, आपने ये भी सुना है जनता का प्रेशर है, पर आपने चूज तो किया है ना आना। या तो वही देख लो कि सायरन हूटर गाड़ी, एक तो वो मोटिवेशन है, दूसरा मोटिवेशन है कि आपने चूज किया है कि आपको कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आप भरोसा करिए, ऐसे व्यक्ति आते हैं बिल्कुल पीड़ित, चप्पल खोल के अंदर घुसेंगे, आकर के आपके मतलब बिल्कुल नीचे पैरों में गिर जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है, ऐसी प्रथाएं भी होती है। आप जब उनका एक काम करते हो तो उनके चेहरे पे जो खुशी है, वो जब आप देखोगे तो आनंद आ जाएगा, आपकी सारी थकान उस समय दूर हो जाती है। तो
ये एक बड़ा मोटिवेशन आप लेके चलिए। पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, इतना नहीं होता है। आप अच्छे काम करते हैं। देखो, कोई भी राजनेता है, कोई भी विधायक है, कोई भी सांसद जी हैं, उनका उद्देश्य क्या है? लोगों के लिए कुछ काम करके देना, तभी तो दोबारा वोट लेकर के वो आएंगे। आपका उद्देश्य क्या है? लोगों के लिए काम करना। तो उनके उद्देश्य और आपके उद्देश्य 90% मामलों में अलग नहीं होते हैं। पर आप मान के चलिए, बहुत मतलब बहुतायत में मुख्यतः वो आपको गलत काम करने के लिए भी नहीं बोलेंगे जो नियम विरुद्ध होगा। आपको ऐसा काम बोला, आपके जो वहां के सांसद हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास लोग आए समस्या लेकर के कि साहब ये दिक्कत आ रही है, बिजली की दिक्कत है, साफ पानी की दिक्कत है। उनका फोन आया कि भाई इसमें पानी की समस्या ठीक करो। आपने उसको थोड़ा सा करवा दिया, तो दोनों के हित पूरे हुए ना, गलत तो कुछ है ही नहीं। तो हमेशा इस चीज को पॉजिटिवली आप लें कि प्रेशर है वो इतना नहीं है कि आपको गलत काम करने के लिए आपके हाथ मरोड़े जाएंगे। यदि आप इंटीग्रिटी वाले हो, आप में ईमानदारी है, पैसे वैसे का लालच नहीं है आपका, तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। ये बात आप लिख के ले लीजिए। लेकिन अगर आपकी इंटीग्रिटी डाउट में है तो फिर प्रेशर भी आएंगे, फिर आपको झेलने की स्किल्स भी सीखनी पड़ेगी। अभी हम एक ही सवाल ले पाएंगे सर के लिए, तो कोई भी वॉलंटियर एक बार माइक दे देंगे पीछे। हेलो सर, मैं दिख रहा है कि डॉक्टर मेरे को दिख जी बताइए, आवाज आ रही है मेरे को। कृपया अपना नाम बताइए, उसके बाद में प्रश्न पूछिए। हेलो सर, माई सेल्फ निकिता। सर मुझे सबसे पहला डाउट ये है कि देखो यहाँ आने के बाद में बच्चों की डिफरेंट डिफरेंट हॉबीज़ होती है। किसी को कुछ करना पसंद है, किसी को कुछ करना, और साथ में यूपीएससी की जर्नी तो बेसिकली रहती है। तो सर क्या हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हमें अपने हॉबीज़ पे भी वर्क करना चाहिए, या फिर ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी पूरी जर्नी में, हमारी स्पेसिफिक हॉबीज़ होती है जो? ये वो प्रश्न है जो कोई भी मुख्य परीक्षा का जो डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म भरता है तो उसको बहुत बार जूझना पड़ता है इस प्रश्न से कि हॉबी में क्या लिखें। मेरी भी कोई हॉबी नहीं थी। पूरा कॉलेज कर लिया, उसके बाद में एसएससी की तैयारी कर ली, कोई हॉबी नहीं थी। एक मध्यम वर्गीय कोई व्यक्ति होता है, वो जब आता है उसकी हॉबी नहीं होती है। तो आपको कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको थोड़ा मजा आता हो, वो आपकी हॉबी आप बना सकते हैं। जैसे मैंने अपनी हॉबी लिखी थी, मेरे को एक्सरसाइज करने का शौक था, तो मैंने वो लिख दिया, HIIT मैंने हॉबी लिख दी। क्योंकि मेरे को जब मैं वो करके आता था तो मेरे को लगता था कि हाँ, एटलीस्ट मैं वो पढ़ाई करने वाला रोबोट नहीं हूं, मैं एक इंसान भी हूं कि मैं कुछ अलग काम भी कर रहा हूं। खेती में मेरे को इंटरेस्ट था तो मैंने उसका भी हॉबी के रूप में मेंशन किया था। तो कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो इसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो आप उसको बना सकते हो। उसके बारे में बस पढ़िए, उसके बारे में थोड़ा जानिए, वो आपकी हॉबी हो सकती है। सक्रिय हॉबी भी होती है, जैसे आपको डांस करना पसंद है। निष्क्रिय भी है, जैसे आपको बैठे बैठे गाने सुनना पसंद है। तो किसी भी प्रकार की हॉबी हो सकती है। ऐसा तो नहीं होगा कि आप बस काम करते हैं और उसके बाद में जड़वत बैठे रह जाते हैं और ना बात करते हैं ना हिलते हैं। कुछ तो एक्स्ट्रा काम आप करते होंगे, तो वो आपकी हॉबी बनाई जा सकती है, बन सकती है। तो बनाना अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है जो मैं नहीं करता हूं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप पिछड़ गई हैं यूपीएससी के एग्जाम में, या आपने कुछ गलती कर दी जीवन में, आपने, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है हॉबी तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि कोई एक विषय, कोई एक क्रियाकलाप, कोई एक एक्टिविटी में आप थोड़ा रुचि जगाइए, ताकि उनको ये भी लगे कि ये व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई वाला पढ़ाकू नहीं है, वो व्यक्ति भी है। तो इतना ही इस बात का जवाब होगा। सर पर मुझे ये पूछना है कि हमारी कोई है हॉबी, स्पेसिफिक हॉबी, तो हमें उस पर कितना काम करना चाहिए कि वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी जर्नी में। हमारे पास है एक हॉबी पहले से, तो उस पर कितना काम करना चाहिए हमें? देखिए, आपको उतना ही काम करना चाहिए। हॉबी दबाव मूलक नहीं होती कि आपको दबाव देकर आप उस पर काम करें। सर हॉबी होती है आपको आनंद देने के लिए। पर हम तो देखते हैं कि इंटरव्यूज़ में हॉबी से रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो हमारे दिमाग में उस टाइम नहीं समझ आता कि ये हमने इसके बारे में कभी सुना नहीं, तो उससे देखिए रिलेटेड। देखिए इंटरव्यू में जो
आप वीडियोस में देखते हैं वो वैसा इंटरव्यू नहीं होता है, मतलब उससे काफी अलग इंटरव्यू होता है। वो तो बहुत ज्यादा ग्रिल करते हैं। आप कभी यूपीएससी इंटरव्यू में जाएंगे, इतना आपको शालीनता से इंटरव्यू लिया जाएगा। आपको अगर किसी बात पे 2 प्रश्न नहीं आते हैं तो वो नहीं पूछेंगे आपसे, उनको पता लग जाता है कि भाई इसको नहीं पता है, तो उस चीज का बुरा भी नहीं मानते और उस चीज के कोई नेगेटिव पॉइंट्स भी नहीं। आनंद देने के लिए है, ताकि आप जिंदगी में जिन कामों को करके बोर होते हैं, बाद में अपनी हॉबी को करके आप एक व्यक्ति के रूप में खुद को पाते हैं, वो आपकी हॉबी है। तो उतना ही कार्य आपको अपनी हॉबी पे करना है, ना ज्यादा ना अधिक। जी सर, थैंक यू। सर का शायद नेटवर्क इशू है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने आज हमें ज्वाइन PhD किया। करने लग जाए, ऐसा उसकी आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद सर का। सर ने बहुत सारे सवालों को अपने माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से, अपने व्यवहारिक ज्ञान से हम सबको लाभान्वित किया। और जैसा कि सर बहुत लंबे संघर्ष से, ग्रामीण परिवेश से जूझ करके यहाँ तक की यात्रा करी है, तो हम लोग भी उसी यात्रा के सहयात्री हैं। सर मंजिल तक पहुँच चुके हैं और हम मंजिल के इंतज़ार में हैं, मंजिल के रास्ते में हम चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सर ने हमें बहुत अच्छे से मार्गदर्शित किया है, और भी समय समय पे सर का मार्गदर्शन मिला रहे, मुझे ऐसी सर से कामना है। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। अब हम वापस त्रिलोक सर के पास में आते हैं। सर से क्षमा चाहता हूं कि हमने उनको डिस्टर्ब कर दिया बीच में। तो जैसा कि मैं आपसे बात ही कर रहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय और आपकी दिल्ली विश्वविद्यालय आने की यात्रा और इन सब के बारे में, तो एक बार आप कंटिन्यू करिए। पहले तो इंटरव्यू पे यही बोलूँगा कि जब हम एनडीए की तैयारी करते थे तब कुछ लड़के डरते थे कि कहीं मेडिकल आउट ना हो जाए, तो पहले पेपर तो निकाल लो। मतलब वैसे मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ओवर थिंक करते हैं लोग कि इंटरव्यू में क्या होगा क्या नहीं होगा। उस पर मैं चर्चा करूँगा, मेरा जो इंटरव्यू रहा था साक्षात्कार, उस पर ही बात करूँगा। और भी जो 2-3 चीज़ें सर ने बताई थी, सीसैट वाली और टेक्नोलॉजी वाली। आजकल चैट जीपीटी जेमिनाई का इतना हो गया कि अगर आप अपने, अभी जिनके पास जियो सिम है उनके लिए जेमिनाई फ्री है, जिनके पास एयरटेल है उनके लिए परप्लेक्सिटी का है, वो ले लो, ठीक है, सब्सक्रिप्शन। और प्रॉम्प्ट देना सीखो अच्छे, जिससे आपको अच्छा डेटा मिले। आप ऐसे लिखोगे कि टेल मी समथिंग अबाउट मुद्रा स्कीम, ठीक है, तो वो अच्छे से नहीं बताएगा। मुझे मुद्रा योजना के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो कि यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण हैं, और साथ ही साथ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करके देखिए कि अगर आर्थिक ऐसा कोई सवाल आया मुद्रा स्कीम तो उसका क्या जवाब था, फिर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा ना। द चैट जीपीटी मॉडल और एआई मॉडल्स आर एज गुड एज यू। आप जैसा प्रॉम्प्ट अच्छा दोगे, तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको सीखना है। देखो अभी सर ने जो बताया कि जो आपको संसाधन मिल रहे हैं फ्री, उसको यूज़ भी करना आना चाहिए ना। ऐसे ही आप कुछ आपको मिल रहा है बेसिक, और किसी बंदे ने अच्छा प्रॉम्प्ट दिया, उसको अच्छा डेटा मिल रहा है। सीसैट में बताऊंगा, मैंने भी कभी सीसैट की पढ़ाई नहीं की, पर 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ जो सीसैट में अटकते थे। कुछ इजी बोलते हैं ना, लो हैंगिंग फ्रूट जो आप इजीली पिक कर सकते हो, वो क्या होते हैं कि रेशियो प्रपोर्शन वाला सवाल है या नंबर सिस्टम है ना, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह में जाना ही नहीं है अपने को। एनालिसिस करो कि किस सेक्शन से ज़्यादा आते हैं और जो इजी हो, उन दोनों पे ही ध्यान दो। और थोड़ा इंग्लिश भी अच्छी कर सकते हैं अपनी। सर ने जो बताया कि दोनों भाषाओं पे जिनकी पकड़ होती है वो बहुत ज़रूरी है, जैसे हिंदी इंग्लिश। मैं आरएस की तैयारी के टाइम पे जनसत्ता पढ़ता था, तो मेरी हिंदी का शब्दकोश था वो भी काफ़ी अच्छा हो गया था। तो ऐसे ही जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उनके लिए इंग्लिश का भी अच्छा हो सकता है। बाकी मैं चाहता हूँ, मेरी जर्नी मोस्टली सबको पता है, तो क्वेश्चंस 1-2 आप पूछ लो, फिर ऑडियंस से ही बात करेंगे, क्योंकि उनके डाउट्स काफ़ी ज़्यादा हैं एक्चुअली और सर के पास limited मेरा time जो क्वेश्चन था उससे आपने एक अलग थोड़ा सा जोड़ दिया, और मेरा जो अगला क्वेश्चन था उसको आपने इसमें इंक्लूड कर दिया। मेरा एक क्वेश्चन कट हो गया आपकी वजह से। आप जैसे जैसे चैट जीपीटी की और बात करी, तो आजकल क्या होता है कि जैसे एआई का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यूट्यूब या ऑनलाइन क्लासेस, इन सब का ज़माना है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन स्टडी या फिर कोचिंग वाली स्टडी, आप एक नए अधिकारी हैं, अभी अभी आपका चयन हुआ है, तो आप इस पे बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि सच में चैट जीपीटी और घर पे बैठ करके सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन कोचिंग के जरिए इस मुश्किल राह को पूरा किया जा सकता है, या फिर सच में कहीं किसी स्थान पे जा कर के आइसोलेटेड होने की आवश्यकता रहती है आज भी।
इसका भी कोई एक समान जवाब नहीं है, हर किसी की जो परिस्थितियां हैं उस पर डिपेंड करेगा। अब मान लो कि अपन सिर्फ उनकी बात करते हैं जो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं शहर में आके। खर्चा कितना था, मैं जब था कमला नगर में रहता था 8,500 पीजी के थे, और पैदल चले जाते बैक गेट से, मतलब 10-11 हज़ार का खर्चा था महीने का। तो वो भी अगर किसी के पास संसाधन नहीं है तो उसका ऑप्शन वैसे ही कट हो गया। पर मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिपेंड करता है इंसान पे। एक तो पहली बात, कुछ लोग होते हैं जिनको डंडा चाहिए अपने ऊपर, है ना, कि भाई डिसिप्लिन चाहिए, कि अगर मैंने कोचिंग के पैसे दिए तो मैं रोज सुबह क्यों उठ रहा हूँ, अरे 1.5 लाख दिए उड़ा यार, जानो इस पड़ी कोचिंग आज तो, ठीक है। ऑनलाइन वाले के क्या है, वो कभी भी सो जाएगा कि क्या है, क्लास पढ़ी है, कहीं से वीडियो मिल गए, दोस्त का पोर्टल मिल गया, देखनी तो देख ली, नहीं तो अगर अनुशासन है तो ही आप ऑनलाइन माध्यम पे कर सकते हो। दूसरी बात क्या है, जो परिवार का सुख आपको मिलता है। अब यहाँ कपड़े खुद धो रहे हैं संडे को बाल्टी भर के, एंड कभी संडे को मान लो कुक भी नहीं आ रही तो खुद ही मैगी चावल जो बना के खा रहे हैं जैसे तैसे, ठीक है। मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनका मेंस खराब हुआ है डेंगू टाइफाइड की वजह से, क्योंकि यहाँ रहते थे, पानी और खाने की वो दिक्कत होती है। पूरी तरीके से मैं डिस्करेज नहीं कर रहा दिल्ली को, पर एक बता रहा हूँ कि इतना ज़रूरी नहीं है। मैंने जोधपुर से तैयारी की, मेरे पूरे लाइब्रेरी में सिर्फ मैं ही प्री देता था, ठीक है। तो वहाँ पे जो रवि सर ने बोला कि 10-12 घंटे पढ़ते थे, परिवार का आराम तो मिल ही जाता था कि ठीक है खाना वाना टाइम पे मिल रहा है, उसकी दिक्कत नहीं हो रही। तो इन चीज़ों को बैलेंस करके सोचो। मैं आपको बताता हूँ, जो रवि सर ने एक चीज़ बोली कि खुद से चयन करो, पर आजकल के बच्चों में मैंने देखा है कि मतलब जो मेरी जनरेशन है, मेरे से जो यंग भी हैं, डर बहुत है ना, वो चयन कर ही नहीं पाते हैं, इतना फोमो हो जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं। हम में कॉन्फिडेंस क्यों था, पिताजी फौज में थे और हम आर्मी स्कूल में थे, और हम एनडीए में चयनित होके आए थे। तो मैं तो डीयू में था तब, तो मैं तो सोचता था कि क्योंकि मैं 1 साल ड्रॉप के बाद आया था, तो मेरे को सब बच्चे लगते थे साथ वाले, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, डरते भी थे, ठीक है। वो चीज़ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जैसे दीपक भाई ने बोला या फिर वो निकिता भी बता रही थी कि सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं हम, उससे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बन रहा है चीज़ों में। तो ये चीज़ आपको धीरे धीरे बिल्ड करनी पड़ेगी। तो डीयू में आने का यही फ़ायदा है, बीएससी बीए नहीं हो रही है आपकी, सिर्फ ये एक्सपोजर मुझे थोड़ा लगता है कि यहाँ पे मिलता है, और इससे आप चयन कर सकते हो। तो फोमो में नहीं रहना, ये सारी अभी और भी डिस्कस करेंगे, आप लोग क्वेश्चन पूछोगे तो। पर मेन जो भगेंद्र जी के मैं सवाल से थोड़ा सा भ्रमित हो गया, ऑनलाइन ऑफलाइन वाला मैंने जितना आपको समझाया उस हिसाब से आप चयन करना, जिसके पास संसाधन है आके पढ़ सकता है। रवि सर ने बोला पीयर ग्रुप अच्छा नहीं मिला, दिक्कत हो जाती है। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर रह ही नहीं सकते, मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि जब हम एसएसबी देने जाते थे 5वें दिन आउट होते, जनरल डब्बे में वापस आते थे, ठीक है। कहीं पे भी ढाबे पे रोटी खा ली। बहुत लोग कुछ चूजी होते हैं, सेलेक्टिव टाइप के लोग, वो बाहर नहीं रह सकते, उनको छोटी छोटी चीज़ों में दिक्कत होती है, तो उस हिसाब से ही अपना मोड ऑफ स्टडी का चयन करना आप लोग, ठीक है। एक आपके संदर्भ में ये बात है कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय आए थे, दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल से पढ़ाई करी आपने, और आप एनडीए के एग्ज़ाम की तरफ जा रहे थे, और उसका आपके पास कारण भी था क्योंकि आपके परिवार में सेना से जुड़े लोग थे, आपके पिताजी खुद आर्मी में रहे हैं, तो आपको लगता था कि भाई एनडीए के माध्यम से मैं करूं। तो आपका ऐसे मोटा मोटी देखे तो आपका प्लान एनडीए का था, बस आईएएस जो था वो बैकअप बन गया आपका। तो ये मतलब हमेशा होता ये है कि बड़ा एग्ज़ाम जो होता है वो पहले रखा जाता है, जो बैकअप प्लान होता है वो सेकेंडरी छोटा एग्ज़ाम या कुछ और होता है, जैसे बिजनेस कर लेंगे, एसएससी दे देंगे, कुछ और कर लेंगे। तो आपके इसमें काफ़ी मतलब उल्टा मुझे नज़र आ रहा है कि आपने एनडीए के लिए आए थे और आईएएस बन करके यहाँ से चले गए। तो ये क्या रोचक कहानी थी इसके पीछे कि भाई इस तरह से एक चमत्कार हो गया आपके जीवन में कि आप एनडीए से आईएएस की तरफ चले गए? इसमें थोड़ा सा ये था, एक तो टाइमलाइन का मैं बताता हूँ। 15 मई 2019 को मेडिकल आउट हुआ था, और उसके बाद डीयू का फॉर्म भर दिया। अभी ईसी ट्रायल्स वगैरह होती है क्या? अभी भी कुछ नहीं, सिर्फ वो एग्ज़ाम ही होता है सीयूईटी, जैसे डांस और वो फोटोग्राफी, ईसी ट्रायल्स होती हैं कि नहीं? अच्छा, तो उसमें क्विज़ की ट्रायल दी तो पहले ये मिला था, कौन सा कॉलेज है, वेंकी, और फिर स्टीफन्स में कंप्यूटर साइंस मिल गया था। तो मतलब एनडीए के बाद हुआ, जब मेरी एनडीए की जर्नी खत्म हो गई उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ये करूँगा। और जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा पढ़ाई की नहीं, दिल्ली दर्शन कर रहे थे, और उसके बाद फिर जब सोचा पढ़ने का उस टाइम कोविड आ गया, तो उसमें भी ज़्यादातर वेब सीरीज़ वगैरह ये देखी, टाइम ख़राब कर दिया। 2021 जनवरी से जेन्युइनली तैयारी शुरू की थी, क्योंकि सोचा था 22 में अटैम्प्ट दूंगा। तो जो आपने सवाल पूछा उसको थोड़ा सा क्योंकि बोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए का जर्नी खत्म हो गई, उसके बाद यूपीएससी की शुरू हुई थी, और बैकअप नहीं था मेरा। ऐसा था कि मैं सारे एग्ज़ाम देता रहता, साल में 7-8 एग्ज़ाम देता था। सीडीएस हो रहा है, दे के आ जाऊँगा, ठीक है, नेट जेआरएफ का हो रहा है, एग्ज़ाम दे दिया, आईबी का दे दिया। ये क्यों ज़रूरी है? अभी जो हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे,
सब लोग सोचते हैं कि नहीं हम तो एक ही पेपर देंगे यूपीएससी वाला, पर जो चीज़ें आप गलत कर रहे हो किसी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में वो आप कब सीखोगे, है ना। जब आप मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कुछ गलती कर दी, कुछ लोग ऐसे हैं मेरे दोस्त जिनको क्या होता है कि कुछ कुछ इन्विजिलेटर, राजस्थान में एग्जाम होता है 46 डिग्री टेम्परेचर है, इन्विजिलेटर को आ रखा है गुस्सा, एडमिट कार्ड देखेगा फेंक देगा, आपका पेन फेंक देगा, तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपको ऐसी सीट मिल गई जिसपे धूप आ रही है, टेबल हिल रही है, एग्जाम खराब हो रहे हैं उस वजह से लोगों के। तो ये एक्सपीरियंस पहले ही कर लो जितने ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे दोगे वो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि एनडीए से मतलब वो बैकअप था, यूपीएससी वो मेन ही था, स्टेट पीसीएस भी था, जैसे आरएस में भी फाइनल सिलेक्शन हो जाता अगर इंटरव्यू दे देता तो ये चीज़ें मतलब साथ में ही चल रही थी। बाकी मैं तो चाहता हूँ कि यार आप लोगों से बात करूँ थोड़ा, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउट्स होंगे, मुझे पता है जितने मैंने झेले हैं। मेरे टेलीग्राम पे जब भी मैं ओपन करता हूँ लाइव डिस्कशंस या लोगों से बात करता हूँ, इतने सारे डाउट्स हैं। तो टेलीग्राम चैनल इसलिए बनाया था मैंने कि मेरे को बार बार वो चीज़ रिपीट ना करनी पड़े, क्योंकि मेरा सीमित समय है ना, तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोगों से बात करूँ, क्योंकि जर्नी वर्नी क्या है पता ही है सबको, है ना। ठीक है, आप लोग अपने सवाल रख सकते हैं सामने। यहाँ पे इनको माइक दे दीजिए आप। और ऐसा होगा ना कि मल्टीपल डाउट्स होते हैं तो उसमें एक 8-10 लोगों का एक डाउट होगा तो वो एक साथ एड्रेस हो जाएगा। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम प्रियंका है, मैं मिरांडा हाउस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ अभी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को कन्फ्यूजन है कि मेरे को ग्रेजुएशन के बाद अपना प्रिपरेशन करके अटेम्प्ट देना चाहिए या फिर मेरे को एक ऑप्शन बी रखने के लिए मास्टर्स भी परस्यू करना चाहिए। और एक और क्वेश्चन है कि कोचिंग ज्वाइन करें तो ऑफलाइन कोचिंग ले या ऑनलाइन कोचिंग। थैंक यू सर। ऑफलाइन ऑनलाइन वाला मैंने एड्रेस किया था, है ना, वो उससे आप थोड़ा बहुत, और जो ये इससे मैं क्वेश्चन को ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखें तो डाउट क्या है बैकअप का, हाँ, और कब एग्जाम दें, है ना, ये 2 मेन डाउट होते हैं। अब मेरे जैसे लोग थे जिन्होंने, जैसे रवि सर बोल रहे थे एथिक्स आती ही नहीं पर मेंस लिख रहे, तो मैं भी ऐसा ही था, आंसर राइटिंग कभी नहीं की थी पर 22 में अटेम्प्ट दे रहा हूँ। और इतनी बेवकूफ़ी थी उस टाइम कि 30 मई को मेरे डीयू के एग्जाम्स ओवर हो रहे थे, 5 जून को मेरा प्रीलिम्स है। सेंट्रल लाइब्रेरी जाता था मैं, ये अपनी है ना आर्ट्स फैकल्टी के सामने, वो तो वहाँ जाके पढ़ते थे और सोचा था कि दूंगा। तो इसमें आपको 2 चीज़ें देखनी है, एक तो जो डीयू में सारे यंग हैं, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कोचिंग शुरू करो, उसके 1 साल बाद वाला अटेम्प्ट आपको देना चाहिए, ये टाइमलाइन मान के चलो, ठीक है। मान लो आपको 28 में देना है तो आप 26 के मिड में कोचिंग ज्वाइन करो ताकि आपका 1.5 साल में पूरा हो जाए और आप पहला अटेम्प्ट अच्छे से दे दो। पहला तो ये कि कब अटेम्प्ट देना, इसका डाउट सॉल्व हो गया। अब कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं ग्रेजुएशन मास्टर्स कर लेते हैं उसके बाद अटेम्प्ट देंगे, मास्टर्स कर लेंगे तो नेट जेआरएफ का ऑप्शन खुल जाएगा और थोड़ा हम और सिक्योर हो जाएंगे और चीज़ें हमें ज़्यादा आएगी। इस चक्कर में मत पड़ना। देखो मैंने क्या किया इसके लिए, मैंने एक ड्रॉप ले लिया था 12th के बाद, तो मेरे को पता चल गया साल तो बर्बाद करूंगा नहीं, तो मैंने एमए अपने स्टेट यूनिवर्सिटी से कर ली। कहाँ से? जोधपुर से ही। वहाँ पे क्या पेपर देने जाता था, सिर्फ एमए की डिग्री मिल ही जाएगी और नेट देना होगा तो उसके लिए डिग्री चाहिए। कोई ये थोड़ी पूछ रहा है कि डीयू की क्लास में बैठ के आपने कुछ दार्शनिक चर्चा की कि नहीं, है ना, वो तो कोई नहीं पूछ रहा। तो वो रैशनल चॉइस कि आप आगरा से हो, बरेली से हो, इंदौर से हो, चेन्नई से हो, वहाँ के स्टेट कॉलेज से करें। फिर आपने जो पूछा कि अगर मेरे को दिल्ली ही रहना है तो मैं फिर यहाँ, क्योंकि एमए के लिए यहाँ पे एग्जाम होता है ना सीयूटी पीजी, उसकी आपको थोड़ी प्रेप करनी पड़ेगी, पर वो बड़ी चीज़ नहीं क्योंकि आप कोचिंग में पढ़ ही रहे हो जीएस वगैरह। तो ये चॉइस आपको कैसे करनी है, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है, घर पे पढ़ना है तो स्टेट यूनिवर्सिटी में एनरोल कर लो। अगर आपको दिल्ली रह के कंटिन्यू करना है कि मैं यहीं तैयारी करूंगी, मैं यहाँ कंफर्टेबल हो चुकी हूँ, तो यहाँ के लिए एमए के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको और खुद से आपको प्लान बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि हर किसी के लाइफ गोल्स अलग होते हैं। जैसे मेरे लिए जल्दी क्यों था, मेरे को लोग बोलते थे तेरे को जल्दी क्या है। जल्दी ये है कि माता पिता की एज हो रही थी ज़्यादा, पिताजी फौज में 28 साल सेवा दे दी, अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो था, मेरे को जल्दी लगना है। तो आपके लिए अगर ऐसा है कि पिताजी की 15 साल सेवा बाकी है, आपके पास समय, मैं इसीलिए हर चीज़ को मैं पर्सनल टच इसलिए देता हूँ क्योंकि हर चीज़ का समान जवाब नहीं हो सकता ना, हर किसी के लिए अलग होगा। तो उस हिसाब से आप इस चीज़ को एनालाइज करके अपने सिचुएशन में फिट कर लेना, ठीक है। सब भूखे भी है ना, सुबह से तंग हो रहे। हेलो सर, मेरा नाम रमेश है। सर, इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंग्लिश मीडियम के लिए तो बोलते हैं कि करंट अफेयर से द हिंदू से हो जाता है, लेकिन हिंदी माध्यम वाले वो इन्वायरमेंट के लिए क्या पढ़े, उनको कुछ मतलब
हिंदी में ऐसा कोई मटेरियल वगैरह है नहीं कि इन्वायरमेंट की तैयारी हो सके अच्छे से, और उसके प्री में काफ़ी वेटेज भी है, 20 क्वेश्चन आते हैं, तो इन्वायरमेंट के लिए डर लगता है। और सर मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर मुझे सीसेट में डर नहीं लगता, जीएस में डर लगता है। और एक क्वेश्चन ये है कि सर कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है वो तो मैं सर पढ़ लेता हूँ, उन पे मेरी कमांड अच्छी है, जैसे हिस्ट्री हो गई, मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, तो ये जो रटने वाले सब्जेक्ट है ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो इनके बारे में कुछ बताएं सर। एक सवाल में काफ़ी आपने पूछ लिए, तो आप बताता हूँ मैं धीरे धीरे। पर्यावरण का आपने पूछा पहले। पर्यावरण में ऐसा है कि 15-16 सवाल आते हैं, उसमें 4-5 तो फर्जी हैं, वो किसी से नहीं होंगे, ठीक है। कि रात में कौन सा जगता है, सुबह कौन सा खाता है, वो किसी से नहीं होता। वैसे भी 4-5 सवाल आएंगे लॉ के कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसा है, ठीक है। उसके लिए आपको इसमें मटेरियल की बात ही नहीं ना, जो बेसिक मटेरियल है, मान लो जैसे कोई भी आता है, जैसे प्रहार बुकलेट आती है, किसी भी कोचिंग की कोई बुकलेट है, उससे आप बेसिक, आपको पता है 6 सेक्शन है उसमें, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वो सारे वो आप पढ़ लो एक बार, फिर पीवाईक्यू साथ में रखो, उनको साथ में देख लिया, और फिर कोई भी एक करंट की मैगजीन पढ़ लो। ये 3 चीज़ें आपने कर ली। फिर जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको एक लॉजिक दिखेगा। जैसे साइंस एंड टेक में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो फैक्ट से नहीं होंगे, मतलब जो उस पे हैं आपकी थिंकिंग पे। जैसे पूछेंगे कि कोई ऐसा ड्रोन नहीं है जो सीधा वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है, ऐसा हो सकता है क्या कि संसार में ऐसा कोई ड्रोन ही नहीं है, तो आप वो लॉजिक से कर दोगे। तो पर्यावरण में भी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आप लॉजिक से कर सकते हो। बाकी के लिए आप कोई भी बेसिक मटेरियल पढ़ लो ना। मुझे लगता है मेंस के अलावा प्री के लिए ना ऑलमोस्ट 19-20 सारी कोचिंग बराबर ही है, क्योंकि आपको फैक्ट पढ़ना है, ठीक है, फिर आपको पीवाईक्यू करने हैं। तो पर्यावरण का कोई भी एक मटेरियल लो, साथ में पीवाईक्यू लो, साथ में करंट की एक मैगजीन कोई भी, इन तीनों को पढ़ के और प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और जीएस में अगर आप बोल रहे थे ना, तो ऑब्वियसली साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट में आपको 50% मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, तभी क्लियर होगा। तो बाकी में स्ट्रॉन्ग करो। जैसे मेरा पॉलिटी, हिस्ट्री, इको में है ना 90% स्ट्राइक रेट रहता था, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ थोड़ा डर कम हो जाएगा। सर बाकी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जैसे हो गए, उन सब्जेक्ट में मेरे एक्यूरेसी, जैसे टेस्ट लगाता हूँ या पीवाईक्यू करता हूँ, उनमें 90+ एक्यूरेसी रहती है, लेकिन साइंस, टेक और इन्वायरमेंट में इनमें डर लगता है। और एक हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में सर वो पता नहीं, मुझे समझ भी नहीं आता उसको कैसे रटे या याद कैसे करें, कैसे पढ़े। हिस्ट्री को रटने का तरीका ऐसा है कि अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री के अब रट्टे वाले क्वेश्चन कम आ रहे हैं, ठीक है, पर कुछ कुछ जो आ रहे हैं उसके लिए कुछ नेमोनिक आपको बनाना पड़ेगा ना। मान लो कोई चीज़ याद नहीं हो रही तो उसका नेमोनिक बना लिया आपने, पता है ना, जैसे शॉर्ट फॉर्म अपन बनाते थे, तो वो आप कर सकते हो। बाकी तो क्वेश्चन एनालिटिकली आ रहे हैं कि अर्थशास्त्र में क्या इस चीज़ पर कोई कर लगता था कि नहीं, आज तो आपको एनालिटिकल है वो चीज़। पर कुछ कुछ किताबों के नाम आ जाते हैं ना, प्लेस के नाम आ जाते हैं, वो आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे। उसका कोई तरीका आपको, या तो ज़्यादा बार आप लिख लिख के पढ़ लो या निमोनिक बना लो, पर ज़्यादा ध्यान मत देना, मॉडर्न पे ज़्यादा ध्यान देना, और आर्ट एंड कल्चर, इन दोनों को साथ में लेके पढ़ना तो हो जाता है मोस्टली। पीवाईक्यू आपकी एकमात्र वो गीता, कुरान, बाइबल जो भी है वो होनी चाहिए, ठीक है। और सर क्या मतलब जो सिलेक्टेड होते हैं उनका पूरा सिलेबस 100% कवर नहीं, होता है नहीं, या हो ही नहीं 80% सकता। सिलेबस होता है? अब परसेंट तो मेरे को नहीं पता, मतलब पर जैसे मेरी कभी फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, मैं हमेशा प्री में 4-5 नंबर ज़्यादा आते थे, इतने कि मतलब प्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे सब्जेक्ट मेरे वीक भी थे, तो ठीक है, वो तो चलता है। मतलब 100% कभी कवर नहीं हो सकता, आपको मैक्सिमम ऑप्टिमम अचीव करना है कि इतने में मेरा अच्छा हो सकता है एग्ज़ाम, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें हैं, वही है कि जिसका वेटेज नहीं उसको इग्नोर करो, जिसका ज़्यादा है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। 80-20 रूल आपको पता ही है, ठीक है, कि 80% बेनिफिट आता है 20% चीज़ों से, तो वो यूपीएससी में भी चलता है मामला का। धन्यवाद भाई। अभी थोड़ा समय की कमी है हमारे बीच में। हाँ जी। थोड़ा आप कैंपस के विद्यार्थी रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, हमारे बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय के ही छात्र हैं, तो थोड़ा सा दिल्ली विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ बात करेंगे। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़े, किरोड़ीमल आपकी चॉइस रही या फिर वैसे मिल गई बस? चॉइस ऐसा था कि पहले भरा था हिंदू, दूसरे पे हंसराज और तीसरे पे किरोड़ीमल था। और एक मैंने गलती, जो मेरे को लोग बोलते हैं, सेंट स्टीफन में मेरा एडमिशन हुआ था कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में, तो मैंने बोला यार अपने राजस्थान हरियाणा के लोग ज़्यादा किरोड़ीमल में हैं और अपना उधर ही जमेगा थोड़ा, और स्टीफन्स में वो थोड़ा सा माहौल मेरे को लगता नहीं सही था। मेरी किरोड़ीमल की चॉइस इसीलिए भी थी, तो ठीक है, अच्छा सा मेरा जो भी था। और आप कुछ उससे ऐड कर रहे थे क्या, यही इसके अलावा? हाँ, मैं 2-3 चीज़ ऐड कर रहा हूँ। जैसे कैंपस के अंदर कैंपस की स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी होती है, राजनीति भी एक बहुत बड़ा कैंपस का वो होता है, तो आपका भी उसमें कभी रहा है मन, या फिर
कोई पार्टिसिपेशन इस टाइप से? अभी जो दीपक जी ने बोला कि मैं तो सोसाइटियों में जुड़ गया, काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच गया, तो मेरा तो ये था कि मैं तो तंग हुआ आया था 1 साल ड्रॉप लेके। मेरा ये था कि ना जॉइंट सेक्रेटरी बनना है डिपार्टमेंट का, ना किसी चीज़ में खड़ा होना है, ना कोई सोसाइटी में जाना है, एनसीसी वेनसीसी कुछ नहीं किया। एक बास्केटबॉल खेलता था बस कॉलेज टीम में, बाकी यही था बस, बाकी ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ ही नहीं। मेरे को पता था जल्दी 2 साल में नौकरी लेके निकलना है अपने, क्या है पॉलिटिक्स वगैरह, तो सबका अपना इंटरेस्ट है वो, ठीक है। मेरा तो एकदम मतलब क्लैरिटी थी इस चीज़ पे। और जो 2-3 थे साथ में, ऋषिराज करके एक दोस्त था, वो खड़ा हुआ था तो उसको सपोर्ट कर दिया। और पीजी वीजी में पर्चे वर्चे बांटने तो गए थे, वो दोस्ती के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है, पर बाकी ऐसे खुद कभी इन्वॉल्व नहीं हुए, क्योंकि वही है कि इतना संसाधन भी नहीं थे इनके फालतू, मतलब जल्दी नौकरी लगनी थी, बस यही था। ठीक है। और एक छोटा सा और सवाल था कि यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे मान लो कि मुझे यहाँ का कुछ पसंद है, ये खाना पसंद है, तो कैंपस लाइफ आपकी भी गुजरी है, तो कैंपस के विषय में आपका क्या था कि भाई कैंपस में आपका क्या, कहाँ आना जाना, ये सब, कहाँ बैठना है आपको? एक तो बिल्ले दी हट्टी की लस्सी पीते थे, ठीक है, और जम्मू जूस पे जूस पी लिया कभी, मलकागंज चौक पे है ना वो। फिर जीटीवी मोमोज खाने जाते थे, क्योंकि वो 20 के साथ नहीं 10 के देता था, काफ़ी अच्छी भर के देता था प्लेट। और एक छोले भटूरे 2-3 फेमस है, एक तो रावलपिंडी वाला है, और एक इधर इस पे अपने मलकागंज चौक पे है ना, ब्लैक बोर्ड कर लगा हुआ है, और हंसराज के जस्ट सामने। और बाकी अंकल मैगी वैगी तो मेरे को इतनी सही नहीं लगी, महंगा है ज़्यादा। मैगी वैगी तो तो मैगी वैगी तो मोमोज तो अटकाई है कि हर एक पॉइंट में अवेलेबल है, तो राजस्थानी खाने रे मन में नहीं आई कभी? राजस्थानी खाना रूम पे ही बना लेते थे खुद ही। अच्छा। ये चौकी डाणी वाणी कोई फर्जी लगता है मेरे को। हल्दी री गोट वगैरह? हल्दी के हमारे एक थे अभी आरएस में लग गए हैं, वो हल्दी की सब्जी बनाते थे बढ़िया। अच्छा। और एक बिलाड़ा का लड़का था, वो दालें, और ये हमारे तो क्या सब राशन भी हम यहीं से मंगाए। एक हनुमानगढ़ का दोस्त था, वो ले आता था गेहूँ, मिर्चों घी घरों जाओ तो। हाँ, मिर्चों घी दाल। और फिर एक बार मंडी जाते थे, वो अपने घंटा घर के पास मार्केट लगता था, वहाँ से हफ्ते भर की सब्जी और राशन ले आते थे। क्या हुआ था कि शुरू के 2 महीने लड़के राजस्थान के, आपको पता ही मारवाड़ी के यहाँ पे बिना रोटी नहीं ये वो, ठीक है, तो फिर बनानी शुरू कर दी। तो सिर्फ रोटी बना होता, होगरा भी बना होता? होगरा तो आवे मतलब खराब हो जाता था आटा, रोटी मैं ही बनाता था पहले, तो क्या वो मेरे पे बर्डन ज़्यादा आने लग गया, क्योंकि बाकी किसी को बेटों को रोटी बनानी आती नहीं, और मैं आधा घंटा पहले ही आटा लेके बैठा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक था, वो सिर्फ घी तो रोटी चौपड़ने का काम है उसका, 5 जने थे हम, तो उसने बोला मेरे को तो यही आता है, क्योंकि एक के हाथ जल जाते, तो उसने बोला मैं तो ये नहीं करूँगा। फिर 2 महीने हमने बोला पढ़ाई का बट्टा बोल गया, लाइब्रेरी जा नहीं रहा कोई भी, और उसमें भी लड़ाई होती थी, लाइब्रेरी से आके आओ खाना बनाना है, बोला अभी क्या बना के रख दो फिर खा लेंगे ये वो, और ऐसे करके फिर कुक लगाया। फिर एक चौरंगी रोल अभी भी खुला है क्या, वो एमएकडी के सामने है जो? नहीं वो नहीं, अभी वो नहीं है क्या? वो भी ठीक था। मैं भी आपरे टाइम हिंदू कॉलेज रो विद्यार्थी हो, खैर अपनो कभी मिलनो वगैरह नहीं होयो, वैसे आप गाँव रा पड़ोसी हाँ, पर मैं भी आज लाइफ जीवता कि यहाँ पे रोटी बनावना यहाँ पे। और बिन टाइम एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि राजस्थानी कोई खाने की व्यवस्था बिल्कुल ही की नहीं ही, कटी जाओ तो कोई सीपी जाता रहो उठे जार, कोई थाली जिम्बी थाली में ही 2 राजस्थानी आइटम होता है भी बाद में भी। खैर आप अब सेलेक्ट और ऑफिसर बन गए हो, तो कोई नहीं, आप कभी दिल्ली विश्वविद्यालय में आओ तो अटे एक राजस्थानी स्पोर्ट भी है, गणगौर रेस्टोरेंट नाम कर है, नहीं अब खुलो है, काफी लोग जाया भी करे। आप लोगों ने भी बता दूं, राजस्थानी स्पोर्ट भी अटे खाने रो वास्ते दाल बाटी कदी होगरो जीमणो वे, कड़ी जीमणी वे, केर सांगरी जीमणी वे, तो गणगौर रेस्टोरेंट भी है, तो उठे भी आप लोग जा सकते। मैं आपको लवसना की कहानी बताता हूँ। भारत दिवस हुआ था अभी, तो मैं वेस्ट जोन का फूड कोऑर्डिनेटर बना, तो मैंने मेरी बहन की शादी में जो कंदोई थे उनको बुला के वहाँ सबको जिमाया, दाल बाटी हलवा सब, तो सब बहुत मतलब बार बार घेवर और सब बनवाया, तो फैकल्टी भी काफ़ी खुश थी, और मतलब बार बार रीजनल कुजीन में अब दाल बाटी इंक्लूड हो गई है वहाँ पे, तो राजस्थान वालों का ये एक बढ़िया मतलब बसना में भी। और एक बहुत बड़ी शिकायत है कैंपस रे सब लोग आ रही है, और यूँ राजस्थान रे पर्सपेक्टिव में नहीं है, सबर वास्ते है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना और कैंपस में रहना जने 10 बजे टाल उठी जेगो नहीं, और अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो मतलब टाइम मात उठना बहुत जरूरी है। तो आ समस्या सिर्फ मोरे लोगों हाथी है या आप भी ऐसी समस्या जूझ चुका हो पहला? सुबह उठने का तो ऐसा था कि मेरा रूममेट तो उठता ही नहीं था कभी, ठीक है, और मेरे को बोलता था कि ऊपर जाए तो मेरी भी थाली नाश्ते की रख देना रूम में,
तो एक या तो रूममेट ढंग का होना चाहिए, ठीक है, कि वो उठ जाए तो अकाउंटेबिलिटी जनरेट होती है कि आप भी उठ रहे हो तो। और दिक्कत तो होती थी, शुरू में आए थे तब तो सुबह जल्दी कुछ नहीं उठते थे अपने आराम से, क्योंकि क्लासेस होती है 9:30 9:45 से, तो लेट ही जाते। शाम को थोड़ा टाइम निकालते थे लाइब्रेरी में कभी। बाकी कुछ तो ऐसे थे नवोदय विद्यालय जैसलमेर के लड़के थे, लाइब्रेरी में आते थे, वो क्या रात को आते थे 1 बजे और सुबह 8 बजे जाके फिर पूरा दिन सोते थे। सबका अलग अलग वो मेथड है। पर सुबह उठने की दिक्कत मैं बताऊँ, जब घर पे था मैं तब क्या था कि फिक्स अलार्म लगा रखा था 6 बजे का। पापा क्योंकि फौज में थे तो शुरू से ही, मतलब अगर मैं 7 बजे उठ रहा हूँ कुल मिला डिसिप्लिन खून में हो। हाँ, वो शुरू से आ गया। 7 बजे उठ रहा हूँ, कह रहे तावड़ो हो गए माथे, ये मैंने बोला अभी तो कहाँ है, 7 बजे तो सूरज ही नहीं निकला है, आप इतनी जल्दी उठा रहे हो। तो वो एक डिसिप्लिन आ गया थोड़ा। और शुरू से, और एक चीज़ पर मैंने कभी सेक्रीफाइस नहीं की, दिन की नींद, क्योंकि रोटी वोटी चूर के छाछ वाछ पी ली, फिर 40 मिनट नींद जरूरी है ना, तो दिन की नींद कभी सेक्रीफाइस नहीं हुई। सुबह की तो चलो कर ही दी काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोक सर, आपने बहुत अच्छे से आपकी स्वयं की जर्नी से लेके, यूपीएससी से लेके, कैंपस से लेके और दिनचर्या से लेकर के हर एक टॉपिक को आपने कवर किया है। और मुझे नहीं लगता कि इतनी सार्थक चर्चा इस टाइप से होती है किसी ऑफिसर के साथ में, क्योंकि समय का अभाव भी रहता है और हमेशा सिर्फ और सिर्फ कोचिंग और इन सब के इर्द गिर्द ही प्रश्न घूमते हैं। तो हमने हर एक विषय को टच करने की कोशिश की और आपसे भी यही आशा है कि आप आगे भी दिल्ली विश्वविद्यालय में आएंगे और हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रवि सर की तरफ से भी एक मैसेज था आपके लिए, उनका नेटवर्क इशू था, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। उन्होंने आप सबको नमस्कार, सादर नमस्कार अर्पित किया है। तो एक बार दोनों सर के लिए बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। एक बहुत बड़ी शिकायत भी आप लोगों से रही है कि पूरे सेशन में आप लोगों के भी सवाल थे, मेरे भी सवाल थे, पर दोनों के सवाल में आप लोगों ने ताली बिल्कुल नहीं बजाई है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद मेरी कमी है, आपकी कमी है, मुझे नहीं पता। वो आप थोड़ा आत्मचिंतन जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir, for an insightful session. From how to start to how to lead, I think we all have taken enough notes to feel a whole new register today. सच में आज ही मंथन किसी अमृत से कम नहीं था। आप तीनों का हृदय से आभार कि आपने हमारे युवाओं को जो विजन दिया, उन्हें एक सपने को साकार करने का जो फॉर्मूला बताया, जो तरीका बताया, उसके लिए आपका फिर से आभार। To show our gratitude, we would now like to move to the felicitation ceremony. It is our honor to present a small token of love and respect to our esteemed guests. मैं निवेदन करूंगा महिपाल और ओम प्रकाश से, आरएलए रिप्रेजेंटेटिव से, कि वो आए और त्रिलोक सर को साफा और दुपट्टा वगैरह करके अभिनंदन करें। We would also love to call Shri Sunil Chaudhary as our RLA representative, who want to offer his own written book as a heartfelt token of gratitude to Shri Trilok Singh Ji. आप लोगों से एक ही उम्मीद है, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। ये किताब